हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन जो है एक एक वीडियो मिलने वाला है, जो कि फ़िज़िक्स का मैंने स्टार्ट किया है ना। तो आज उसी के क्रम में हमारा ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन बताया है कि आखिर पढ़ना क्या है, आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, मैं किस तरह से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सेकेंड वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि हम किस तरह से पढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पहले लेक्चर में बताया था कि आपको हम आज से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों को जान ले, है ना, जो कि आपके क्लास 9th का ही सिलेबस है, जो कि यहाँ पे आसानी होगा आपको चीज़ों को सीखने में। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं पीछे से। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं। हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे दोस्त, तो बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटी आने वाली है ना। जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा है क्या? बोलो, फिजिकल क्वांटिटी पढ़े है ना। तो जो क्वांटिटी होता है उसका हम लोग किस तरह से यूनिट निकालते हैं ना, यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबका यूनिट याद करना संभव नहीं है, तो आप निकालना भी सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको जो है पढ़ाना होगा आपको कि हाउ टू, किस तरह से हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले ना कि यूनिट निकालने के लिए क्या नेसेसरी होता है, क्या चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो आपने क्लास 9th में 3 सिस्टम को पढ़ा होगा। एक होता है आपका CGS, है ना, MKS और FPS। 3 सिस्टम होता है ना। 3 सिस्टम होता है, समझ रहे बात को। तो 3 सिस्टम जो होता है वहाँ पे आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा भी होगा। जैसे कि क्लास 9th का अगर हम लोग देखिए, थोड़ा सा रिकैप हम कर लेते हैं। क्लास 9th में जैसे कि मान लो स्पीड है ना। स्पीड इक्वल क्या होता है बताओ? स्पीड इक्वल होता है तुम्हारा डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, स्पीड का हिंदी होता है गति, डिस्टेंस का मतलब तो दूरी, और टाइम का मतलब होता है समय। हमारे बिहार बोर्ड वाले भी स्टूडेंट है जो कि देखते हैं, एज वेल एज CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट्स पे जो भी दोनों देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी में भी बोलूँगा, प्रत्येक चीज़ों का हिंदी लिखना संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब हम लोग स्पीड का ऐसा यूनिट निकालना है हमको। स्पीड का क्या निकालना है हमारा? ऐसा यूनिट निकालना। देखो यहाँ पे 3 सिस्टम आपने भी पढ़ा होगा। तो सिस्टम हमारे पास जो है 3 होता है। 3 कौन कौन होता है? एक आपका तो CGS होता है, FPS होता है और MKS होता है। 3 होता है ना। तो 3 को हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, CGS का मतलब क्या होता है बताओ? सेंटीग्राम और सेकेंड्स, है ना। FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है। थर्ड MKS का क्या होता है? मीटर, किलो और सेकेंड। बात समझ में आ रही है? बोलो। देखो, तो यहाँ पे MKS इसको कहो, या फिर इसी को हम लोग SI भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास जब तुम पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो वहाँ पे एक पढ़े हो तुम स्केलर क्वांटिटी, और एक क्या होता है तुम्हारा? वेक्टर क्वांटिटी। एक क्या होता है दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी। दिख रहा है क्या आपको? बोलो। स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का हिंदी होता है अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी का हिंदी होता है तुम्हारा सदिश राशि, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी और एक तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कौन कौन होते हैं, क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बताओ? स्केलर क्वांटिटी क्या होता है बताओ? वैसा क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ती है? मास की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास किसका किसका जरूरी हो बताओ? मास का भी और डायरेक्शन का भी ज़रूरत होता है। उसको हम लोग कैसा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी अगर मान लो A है तुम्हारा, तो A को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये जो है, ये किस चीज़ को बता रहा है? तुम्हारा डायरेक्शन को। ये जो तुम्हारा एरो है, ये क्या चीज़ को बता रहा है? डायरेक्शन को। और ये A है, A का इस तरह से कर दो तो ये क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड को, है ना।
समझ में आ रही है। अगर मान लो स्केलर क्वांटिटी अगर कोई है b, तो b को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिखोगे तो पता चलेगा कि b का कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये सब क्लास 9th में है, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। लेकिन यहाँ पे देखो CGS में सेंटीग्राम सेकेंड और FPS में होता है फुट पाउंड सेकेंड, MKS और SI यूनिट में मीटर किलो सेकेंड। दोस्तों हम लोग यहाँ पे FPS का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे हम लोग CGS का और MKS का, ठीक है। जब भी आप यूनिट निकालेंगे, अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे उसमें जो क्वांटिटी आने वाला है वो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, उस टाइम हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा क्वांटिटी है। लेकिन उसमें जब आप निकालेंगे SI यूनिट जब निकालेंगे हम लोग, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी पड़ेगा CGS सिस्टम का भी और MKS सिस्टम का भी। MKS तो मस्ट है, आपको CGS भी जानना है, उसके साथ साथ हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो तुमको पता होना चाहिए कि मीटर से क्या नाप सकते हैं हम लोग, बताओ। मीटर से हम लोग क्या चीज़ को मापते हैं, लेंथ। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इसका मतलब वो क्या चीज़ मापता है, लेंथ को, है ना। ब्रेथ मापने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बताओ, बोलो। ब्रेथ मापने के लिए, ब्रेथ मापने के लिए भी हम लोग मीटर का ही यूज़ करते हैं। और हाइट मापने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी तुम्हारा एक तरह से क्या है भाई, लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ही तो है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग जो मापेंगे MK सिस्टम में, वो किस चीज़ में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। किस चीज़ों में, मीटर में मापेंगे, ठीक है। तभी तो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, है ना, L इंटू बी इंटू एच। दोस्तों अब बताओ, इसका अगर तुमको SI यूनिट निकालना है तब कैसे निकालोगे, बताओ। अगर तुमको इसका वॉल्यूम का अगर SI यूनिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, लेंथ को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, मीटर में, नहीं तो मीटर। ब्रेथ को भी हम लोग किस चीज़ में मापेंगे, मीटर में, तो मीटर। और हाइट को भी किस में मापेंगे, मीटर में। तो क्या हो गया तुम्हारा, मीटर क्यूब। समझ में आ रही है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक मीटर। क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूबिक मीटर। ये सही प्रोनाउंसिएशन है दोस्त, क्यूबिक मीटर। समझ रहे हो, है ना। अगर मान लो तुम्हारे पास, चलो हम इसको रफ करते हैं, राइट डाउन कर लो, ठीक है, फटाफट राइट डाउन करो जल्दी। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, इसको भी देखेंगे अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको नहीं नोट करो, यहाँ से नोट करना है, स्टार्ट करो। CGS, FPS और MKS, जो कि FPS को आपको यूज़ नहीं करना है यहाँ पे फिलहाल, अभी हम लोग CGS और MKS में निकालेंगे, ठीक है। देखो ये तुम्हारा वॉल्यूम का यूनिट निकला, SI यूनिट निकला। ये क्लास 9th का रिकैप है दोस्त, देखो ध्यान से समझो। करे रफ, चलो देखो देखो, तो यहाँ तक दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है, देखो यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया, CGS और MKS, दो को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। CGS यूनिट में क्या करते हैं, सेंटीग्राम और सेकेंड। और MKS में क्या चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, MKS कहो या फिर इसको SI कहो, मीटर, किलो और सेकेंड, करेक्ट ना। अब देखो सेंटीमीटर पढ़ते हैं हम लोग, सेंटीमीटर, यहाँ ग्राम और यहाँ सेकेंड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है लेंथ मापने के लिए यूज़ होता है, और ये तुम्हारा मीटर, किलो, और ये तुम्हारा मास, और ये तुम्हारा टाइम, ठीक है। समझ में आ रही है। देखो यहाँ CGS सिस्टम में लेंथ मापने के लिए जो हम लोग यूनिट का यूज़ करते हैं वो क्या चीज़, सेंटीमीटर को
मास मापने के लिए जो यूज करते हैं उसको ग्राम को, और टाइम मापने के लिए जो यूज करते हैं, मेजर करने के लिए करते हैं उसको क्या चीज बोलो, सेकंड को। ठीक है। सिमिलरली एमके सिस्टम में भी हम लोग लेंथ मापने के लिए यूज करते हैं मीटर को, और मास मापने के लिए हम लोग करते हैं यूज किलो को, और टाइम सेकंड को। क्लियर? इतना चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप आसानी से किसी भी यूनिट का, किसी भी क्वांटिटी का आप ऐसा यूनिट निकाल पाएंगे। जैसे मैं अगर आपको बोलूं एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला? एरिया डायरेक्ट, अगर किसी का भी एरिया तुमको निकालना हो, मान लो साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कब होता है? क्यूब का। साइड स्क्वायर कब होता है? ये तुम्हारा स्क्वायर है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा स्क्वायर है। मान लो ABCD अगर तुम्हारा स्क्वायर है, और इसका यदि एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ABCD क्या होगा इसका? साइड स्क्वायर होगा ना, साइड स्क्वायर होगा। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या? साइड स्क्वायर, ना कि एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है। देखिए, तो एक बात बताओ, AB क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस। BC क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस। CD क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस। और AD क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस। करेक्ट ना? तो मान लो, ठीक है, ये तुम्हारा A है, ये भी तुम्हारा A है, ये A है, ये भी क्या है? A है। तो तुम तो इसको लिख दोगे साइड स्क्वायर, तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। एक्चुअली एरिया के लिए हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोग वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं L × B × H। वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? L × B × H। तो एरिया के लिए क्या यूज करेंगे? L × B, नहीं, L × B। अब बताओ हमको लेंथ के लिए हमको किस चीज में निकालना है? सबसे पहले हम लोग MKS की बात करते हैं, MKS की। ठीक है। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ? मीटर। और ब्रेथ के लिए मीटर। तो एरिया का हमारा ऐसा यूनिट क्या निकलेगा? मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? सेकेंड वन, अगर हम लोग इसको CGS में निकाले तो एरिया का क्या निकलेगा बताओ? बोलो। लेंथ को क्या चीज में मापेंगे हम लोग? CM, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या होगा तुम्हारा? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा क्या चीज निकला? ऐसा यूनिट, और CGS में आप निकाले, है ना? ऐसा यूनिट में निकाले आप, और क्या निकाले? CGS में। हम लोग जो भी पढ़ेंगे दोस्त, उसमें दो ही चीज़ों का यूज़ करेंगे, ऐसा यूनिट का और CGS का हम लोग यूज़ करेंगे अधिकतर। ठीक है। FPS का नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है। अब देखो तुम्हारा, लिखो इसको, लिखो फटाफट उसका। चलो वॉल्यूम का निकालते हैं। कुछ चीज़ों का हम निकाल के आपको बता रहे हैं जिससे कि आपको आसानी हो आगे निकालने में। ठीक है। उसके बाद हम आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे दोस्त। लिखो जल्दी, रफ करे। देखो, अब देखो यहाँ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज़ करते बताओ? L × B × H, जैसा कि मैंने भी बताया। तो SI यूनिट में क्या निकालोगे इसका? SI में क्या निकलेगा बताओ? वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम को लोग V से डिनोट करते हैं, एरिया को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, लिख लो। वॉल्यूम V के लिए क्या लिखोगे? मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा तुम्हारा? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या निकला? इसको मीटर क्यूब नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्यूबिक मीटर। क्या पढ़ेंगे इसको? क्यूबिक मीटर। जिस तरह से हम लोग स्क्वायर मीटर पढ़ते हैं उसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक मीटर। अब अगर तुमको CGS में निकालना हो तब क्या निकालोगे बताओ? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्या निकलेगा तुम्हारा? सेंटीमीटर क्यूब। रखने की कोई ज़रूरी है क्या? सिर्फ तुमको क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला। आपको अपने आप ऐसा यूनिट निकाल पाएंगे। देखिए अभी निकालते हैं हम लोग, और क्वांटिटी का लेते हैं। रफ करें। चलो देखो,
अब लेते हैं, कौन सा ले ले, स्पीड ले लेते हैं इसको। चल, स्पीड इक्वल क्या होता है बताओ, डिस्टेंस बाई टाइम। अब बताओ ऐसा यूनिट में निकालना है इसका, ऐसा यूनिट में निकालना है तो क्या निकलेगा बताओ, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में तुम्हारा क्या लेंथ ही है, तो इसको कैसे यूज करेंगे दोस्त, मीटर। और टाइम के लिए एस, सेकेंड। तो स्पीड का ऐसा यूनिट क्या निकला तुम्हारा, मीटर पर सेकेंड, रिप्रेजेंटेड एज ए मीटर बाई सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्त, मीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए अब उसका सीजीएस में इसका निकालिए। अब सीजीएस में कैसे निकालिएगा बताइए, स्पीड इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज़ में मेजर करते हैं सीजीएस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, क्योंकि टाइम के लिए तो दोनों में सेम है, टाइम के लिए क्या है, दोनों में सेम है। हालांकि तीनों सिस्टम में क्या है हमारा, टाइम के लिए सेम है, फुट पाउंड सेकेंड। लेकिन यहाँ पे हम किस किस में निकाल रहे हैं, सीजीएस और एमकेएस। तो एमकेएस में हम लोग क्या देखें भाई, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या देखें, सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब बताओ, चलो ये हो गया, आगे चले। अब देखो और कोई फार्मूला बोलो, बोलो स्पीड के अलावा। वेलोसिटी क्या होता है पता है, बोलो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, बोलो भाई, क्लास 9th का ये सब वेलोसिटी का, हाँ, स्पीड इनटू टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला होता है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, और टाइम का मतलब होता है क्या, समय। मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका ऐसा यूनिट तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस क्या है, बोलो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। सर वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू नो, अरे सॉरी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्पीड तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बस इतना का फर्क है। अब देखिए, अगर आप इसका ऐसा यूनिट में निकालते दोस्त, तो वेलोसिटी को v से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके लिए क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस है ना। अब बात आया, चलो देखो, तो डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या है, एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस को आप किस में मापोगे, मीटर में, और टाइम को किस में मापोगे, सेकंड में। तो क्या होगा तुम्हारा, मीटर पर सेकंड ही होने वाला है। या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो दोस्त, मीटर, दिस वन, करेक्ट। अब सीजीएस में भी यही होगा, क्या होगा बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर इसी को कैसे लिखोगे आप, सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, करेक्ट ना, यही चीज़ है। अब देखो मैं थोड़ा सा छोटा सा आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, बताओ। डिस्प्लेसमेंट रफ करें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है बताओ, बोलो। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर होता है, डिस्टेंस एक ट्रैवल यूनिट है, जैसे कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मान लो पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी तुम्हारा ये है, ए और बी का दूरी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, हम ट्रैवल किए, डिस्टेंस हो गया 5 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 5 किलोमीटर, 5 मीटर मान लो। हाँ 5 मीटर। वही एक सर्कुलर ट्रैक पे पॉइंट ए से अगर पॉइंट घूम के फिर पॉइंट ए पे आते हैं, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 दिखा।
मतलब स्टार्ट पॉइंट से फिर दूसरे point कहने का मतलब क्या है, स्टार्टअप पॉइंट पे है। जैसे देखो डिस्टेंस तुम्हारा एक क्या है, डिस्टेंस तुम देखो यहाँ ए पॉइंट है, ए से बी की ओर गया तुम्हारा डिस्टेंस हुआ, ए से बी की ओर गया ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। अगर हम लिखे ए बी 5 मीटर ये तुम्हारा डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। अगर हम लिखे ए बी 5 मीटर ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए बी का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह पे है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, और इसमें क्या है, डायरेक्शन है कि हम जो जा रहे हैं ये ए से उठकर कहाँ जा रहे हैं, बी पे। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस में हम देख रहे हैं क्या, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एक डायरेक्शन है जो ए टू बी जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है ना, ए से कहाँ की ओर जा रहा है, बी की ओर जा रहा है। तो ए बी तुम्हारा क्या हो गया, एक डिस्टेंस भी है डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, चलो अब देखो सेकंड केस। मान लो कि हम यहां से यहां तक गए, ठीक है, फिर बी से सी पे गए, मान लेते हैं बी से सी पे गए। तो इस केसेस में, इन दिस केस इफ वी आर स्टार्टिंग A to B then B to C, what is the distance covered between the A to C? बोलो कितना डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ, बोलो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा कितना होगा, बोलो भाई। ए बी प्लस बी सी ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दिस केस, बताओ। यहां से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या ए बी प्लस बी सी होगा, ए टू सी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। नहीं, बी से सी की ओर हम लोग गए और ए टू सी जो तुम्हारा हुआ ये क्या तुम्हारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट होता भी है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना। दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ना, हमेशा ध्यान रखना, वही डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी आपकी क्लियर हुई क्या, समझ में आया? तो तुम्हारा डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। अच्छा, थर्ड वन, तीसरी केस देखो। मान लो ए पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी की ओर गए इन दिस केस, और बी से ए की ओर आए। समझो कहां से कहां गए, फर्स्ट वी शुड गो फ्रॉम ए टू बी, देन मूव बैक बी टू ए। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। मान लो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एम नाम का एक पर्सन है, एम नाम का एक पर्सन है जो ए से बी की ओर गया, फिर बी से ए की ओर आया। तो एम द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई, बोलो। ए बी प्लस बी ए, नहीं, ए बी प्लस बी ए, इट मीन्स 2AB, करेक्ट ना। दिस इज योर डिस्टेंस, but in this case what is the displacement, zero. How we can say that displacement becomes zero, initial point and final points becomes equal, same है तुम्हारा, initial point और final point तुम्हारा क्या है, same है। तो in this case displacement becomes zero, because दो पॉइंट की शॉर्टेज डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया। अगर मान लो तुम यहीं से चला और यहीं पे आ गया तो शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो, नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हो गया, ए बी प्लस बी ए, करेक्ट, ए बी प्लस बी ए। अब देखो यहां ये अपोजिट सिंबल है, हम तो इस दोनों को जोड़ दिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं था, लेकिन इस दोनों को हम जोड़ सकते हैं क्या, नहीं।
मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये ए बी और अगर हमको इसको जोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, निगेटिव ऑफ ए बी, नहीं तो क्या हो जाएगा ये, करेक्ट ना। समझ में आ रही है नहीं, बोलो जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पे आके रुक गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट तुम्हारा सेम है, तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 बट डिस्टेंस बिकम्स डबल। डबल भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। कैसे थर्ड हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, मतलब अदर हो सकता है। जैसे ए से मान लो बी की ओर गया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी से ए। नहीं तो इन दिस केस डिस्टेंस बिकम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। दिस इज योर डिस्टेंस, बट इन दिस केस displacement becomes 0. Why this reason? Because initial point and final point will be same. नहीं, so displacement becomes 0 but distance कुछ ना कुछ तो है कि नहीं, बोलो। अच्छा अब देखो बताना, मान लो यहाँ पे कोई एक बंदा खड़ा है, P नाम का बंदा है कोई जो यहाँ पे क्या है, खड़ा है, ठीक है। वो यहां से यहां गया 5 किलोमीटर, 5 मीटर गया, फिर वह यहीं से मान लो 5 मीटर गया और यहां से यह बंदा फिर यहां पर आया जो कि ये 15 मीटर है। कितना मीटर है ये, 15 मीटर है। अब बताओ इन दिस केस व्हाट इज द डिस्टेंस, ध्यान से रखो, ए बी सी, क्लियर। यहां से पी बंदा स्टार्ट किया, पहले कहां गया, ए बी, तो कितना दूरी तय किया, 5, करेक्ट। फिर बी से कहां पे आया, कितना दूरी तय किया, 5 मीटर। फिर कहां गया, ए से सी, कितना दूरी तय किया, ये 15 कैसे, 7.5। इफ ए बी इज 5, you know very well what is the distance B to C, 15 meter nahi, but AB is 5 meters, then remaining will be 10 meter na, correct na। AC because AC is 10 meter, correct। तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर तुमने कवर किया। क्या डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर होगा, नहीं, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, बोलो, 10 मीटर। समझो यहाँ देखो क्या होगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ दिख रहा है क्या, देखो देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है, देखो समझो। ए से बी की ओर गए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकाले हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी की ओर गए तो ए बी, करेक्ट। बी से ए की ओर आए, माइनस ऑफ ए बी, कैसे लिखा है माइनस ऑफ बी, समझ में आ गया है डायरेक्शन की वजह से। अब देखो ए से सी की ओर गए हम लोग, कहां गए, ए से सी की ओर, ये क्या लिखोगे तुम, दिस वन प्लस मान लो सी, ठीक है। एक बात बताओ, ध्यान से समझो, इधर हम लोग गए तो यदि हम लोग पॉजिटिव टेकन कर रहे हैं, तो यदि हम इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या टेकन करना पड़ेगा हमको, निगेटिव, ऑटोमेटिक, है ना। अगर आप मैथ्स के रूल से भी देखेंगे तो यह आपका अगर ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड जाने पर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड निगेटिव। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए सी होगा, क्या बोलो। तो यहां पे आप देखो ए बी से भी तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, लेकिन ए सी का तो मैग्नीट्यूड जो होगा, तो क्या हो गया तुम्हारा, यहां डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर, करेक्ट ना। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। तो यहां से एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट निकलता है, क्या निकलता है सर, कि डिस्टेंस क्या कभी 0 हो सकता है, सोचो। अभी मैंने आपको 3-4 केसेस यहां पे डिस्कस किया,
क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। नेबर डिस्टेंस बिकम्स जीरो, नेबर, है ना, बिकॉज डिस्टेंस डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। डिस्टेंस तुम्हारा डायरेक्शन पे निर्भर करता ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्शन की बातें करेंगे नहीं डिस्टेंस में। बात समझ में आ रही है? तो डिस्टेंस नेबर बिकम्स जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आइडिया अबाउट इट, बता। माइट बी, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो अभी देखे थे हम लोग, इससे पहले वाले जो हमने लिया था एग्जांपल, उसमें देखे थे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था तुम्हारा एसी, था या नहीं था, बताओ, देखे थे क्या? देखो इस तरह का था फिगर बना था, ये एसी तुम्हारा क्या था, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा तुम्हारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यू नो वेरी वेल दिस वन, जानते हो कि नहीं, बोलो, पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट ना। तो देखो ए सी यहाँ से निकल सकता है, और ए सी जो भी वैल्यू निकलेगा क्या निकलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, करेक्ट। अभी आप देखिए क्या कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये कभी डिस्टेंस तुम्हारा ना ही नेगेटिव होगा और ना ही जीरो होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये सारा का सारा तुम्हारा क्या है, क्लास 9 का कहानी है, लेकिन मैं अभी आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़े हैं, उनको भी समझ में आने चाहिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, नहीं होता है क्या, ठीक है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा ऑलवेज, नेगेटिव हो सकता है क्या डिस्टेंस, बोलो, नेबर, है ना दोस्त, नेबर। डिस्प्लेसमेंट माइट बी सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जो कि आपको मैंने सारा केस लेकर आपको क्या कर दिया, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर है, बोलो। नहीं क्लियर हो तो एक बार और जाके वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, पूरा के पूरा समझ में आएगा दोस्तों, है ना, पूरी एकदम जॉली मोड में पढ़ो। देखो चलो, हाँ, मेरा मतलब था आपको सिखाना CGS और MKS, सिर्फ इतनी सारी बातों को नहीं, लेकिन आई टॉपिक तो मैंने आपको उसमें बता दिया, ठीक है। अब यहाँ से तुमको क्लियर हो जाएगा, स्केलर और वेक्टर भी तुम पहचानना स्टार्ट कर दोगे। देखो ध्यान से, अब चलो आगे चलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो मेन टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उसको भी पढ़ ले। देखो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, देखो यहाँ ग्रेविटेशन पढ़े हो क्या क्लास 9 में, ग्रेविटेशन पढ़े हो। ग्रेविटेशन में क्या होता है, अगर मान लो m1 का कोई अगर एक वस्तु है और m2 का कोई वस्तु है, ग्लास पानी ले आओ, 1 मिनट, आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए दोस्तों, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत हो ना वो आप कमेंट करें, ठीक है। सारा चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ मिलने वाला है आपको, सिर्फ आप पढ़े, वीडियो को अच्छे से पढ़े, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम कहाँ से रिलेट कर रहे हैं इस चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ M1 और M2 दो बॉडी है जिसका मास क्या है, M1 है और M2 है, ठीक है। आप ग्रेविटेशन में क्या देखे थे कि ये दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है अपने ओर, अट्रैक्ट करती है अपने ओर, करती है क्या। कौन सा फोर्स लगता है इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है बता, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। यहां M1 और M2 दो बॉडी है जिसके द्रव्यमान तुम्हारा M1 है, जिसकी मास M1 है और M2 है। इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्या, समझ में आ रहा है, बोलो। सिमिलरली दोस्तों, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। चलो
एक हम एग्जाम्पल लेते हैं शॉर्ट सा, ठीक है, आप ध्यान से बताना। मान लो एक कॉम्ब है तुम्हारा, कंघी, कॉम्ब जानते हो, कंघी, एक कॉम्ब है। उस कॉम्ब के सामने अगर मान लो उस कॉम्ब के पास तुम यदि टिन्नी टिन्नी मतलब स्मॉल पीसेस अगर तुम पेज ले जाते हो, कागज़ ले जाओगे, क्या कंघी इसको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? इन द इनिशियल स्टेट व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन देम इफ बी प्लेस्ड या वी शुड गो, इसको कहाँ, इसके नज़दीक लाते हैं, कॉम्ब के नज़दीक यदि लाएंगे हम लोग, किसको, पीसेस ऑफ पेपर को, तो क्या रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे? नथिंग, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होने, मतलब कोई रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, ना ही इसको ये अट्रैक्ट करेगा और ना ही इसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब ना ही इसको आकर्षित करेगा और ना ही इसको यह प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जिस स्टेट में है, इस स्टेट को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल स्टेट। कौन सा स्टेट कहते हैं इसको? न्यूट्रल स्टेट, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको क्या कहते हैं दोस्त? न्यूट्रल स्टेट। लेकिन इसी कंघी को यदि आप इसको रब कर दीजिए, मतलब आप अपने हेयर में इसको क्या कीजिए, रब करो, 2-4 बार रब करो, है ना, 2 बार 4 बार इसको क्या करो, रब करो, फिर उस कॉम्ब के नजदीक आप इस स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को लाकर देखो क्या होता है। व्हाट विल हैपन? कॉम्ब और स्मॉल पीसेस है किसका? पेपर का, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। व्हाट विल हैपन इफ we rubbed the comb? After rubbing the comb, what will happen? बोलो क्या होगा? कॉम्ब अट्रैक्ट करेगा किसको? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। बात समझ में आ रही है? बोलो, कॉम्ब अट्रैक्ट किसको करेगा? स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को। इट शोज दैट, क्या शो कर रही है? चार्ज है कुछ ना कुछ। कौन सा चार्ज है पता नहीं है, लेकिन इस पर कोई ना कोई क्या है? चार्ज है ना, इस पे क्या है? चार्ज है। कैसा चार्ज है आगे देखेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो, तो तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा दोस्त? चार्ज। चार्ज नामक प्राणी आ गया, है ना। क्या हुआ कि यहां पे हम लोग क्या देखें, जब कॉम्ब को, एकदम नॉर्मल कॉम्ब है, कॉम्ब को अगर पेपर के पास लेगा कुछ नहीं होना, इसका मतलब ना ही इस पे कोई चार्ज है ना ही कोई इस पे चार्ज है। लेकिन जैसे ही हम लोग देखे कि कॉम्ब को क्या कर दिए, रब कर दिए, उसके बाद अगर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर खिलाया तो स्मॉल पीसेस ऑफ पावर गोइंग टुवर्ड्स द कॉम्ब, इट मींस कॉम्ब अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। करेक्ट ना? तो सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कॉम्ब विल बी which one charge? Charged, positive or negative? Other things. When we talk about the how many types of charges, then I will explain you कि what is the charges acquired by the comb and what is the charges acquired by the small pieces of paper. Correct ना? ठीक है, तो comb कौन सा चार्ज रखेगा, small pieces of कौन सा पेपर कौन सा चार्ज रखेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहां से तुम्हारे चार्ज की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब इसमें एक चार्ज आ गया तो क्या आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो? पीट के डिस्ट्रॉय करोगे? नेबर? बात समझ में आ रही है? क्या इसमें अगर मान लो कोई चार्ज आ गया तो क्या आप इसको पीटने पर इसमें के चार्ज चला जाएगा? बोलो, चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब चार्ज को ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बताओ, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, उत्पन्न कर सकते हैं। चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैटर के चार्ज जो है इंटरनल प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? इसमें हमने कहा बाहर से फिल किया, क्या कॉम्ब में हमने बाहर से चार्ज फिल किया? नहीं, सिर्फ उसको हमने क्या किया, रब किया। अपने हेयर में क्या करो, उसको रब करो सिर्फ, ओनली, उसमें तो कहीं से फिल नहीं किया हम। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉम्ब की क्या इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये आंतरिक गुण है उसके, कि व्हेन बी रब्ड
है ना, व्हेन वी रब द कॉम्ब इट गेट्स चार्ज्ड। दिस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्ब। समझ में आ रही है? तो चार्ज को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बोलो। तो चलो चार्ज की डिफिनेशन लिखो फटाफट, जल्दी लिखो। टॉपिक डालो पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इसको हम लोग रिलेट करेंगे, किस तरह से रिलेट करते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं बोल के लिखवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए property of the matter by which electric charge is a property of a matter by which it attract or repel other charges, attract or repel other charges। ठीक है, हिंदी में मैं बोल देता हूं। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण है। लिखो जल्दी फटाफट। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, जो विद्युत बल्ब क्या करता है बताओ, विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की क्या रखती है, वह प्रवृत्ति रखता है। क्लियर? ये तुम्हारा विद्युत आवेश का डिफिनेशन हो गया। चलो एक और डिफिनेशन लिखो। एक मिनट चलो दोस्त, चलो एक और डिफिनेशन लिखो फटाफट इलेक्ट्रिसिटी का, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज का लिखो। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, इन अदर वर्ड्स में इसको भी इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which makes it sensitive to electrostatic interaction is called electricity, करेक्ट? लिख लिए? तो ये तुम्हारा क्या चीज का डिफिनेशन हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन हो गया। सॉरी, अरे इलेक्ट्रिक चार्ज, हम तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो लिखवा दिए थे, इलेक्ट्रिसिटी का ये हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफिनेशन किसका होगा दोस्त, इलेक्ट्रिसिटी का। हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में आगे किन किन कणों से मिलकर बना है इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन से पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता क्या है, कैटायन क्या होता है, अनायन क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, और पढ़िए मन से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलो तो टेक केयर, बाय।